Hello students, welcome to new study point. The topic which I have selected today is epithelial tissue. ठीक है, हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एनिमल टिश्यू से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, हम लोग आज के इस चैप्टर के अंदर एनिमल टिश्यू को कवर करेंगे। ठीक, ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है और इसलिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि किसी भी ऑर्गन को पढ़ने के लिए उसकी टिश्यूज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है, यानी उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर टिश्यू पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जो एनिमल्स में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है। एक सामान्य जानकारी हमें प्राप्त होगी और उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम की बात बाद में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। ठीक, तो हम लोग टिश्यू पढ़ने वाले हैं और टिश्यू के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना लेट किए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो सेल की बनी है। ठीक है, यानी सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जिसको आपने नॉर्मली पढ़ा है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, किसी भी जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे सेल कहा जाता है। लेकिन अगर सेल को देखा जाए तो सेल से भी छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक, यानी जो सेल्स है वो बहुत छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल मैंने क्यों कहा, बिकॉज दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी इसेंशियल टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। ठीक है, यानी किसी भी प्राणी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए इन बायोमॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है। ये बायोमॉलिक्यूल कौन कौन हो सकते हैं आपने सीखा है, जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ये एक बायोमॉलिक्यूल है, आपने इसको केमिस्ट्री में पढ़ रखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स हुए, प्रोटीन्स हुए, फैट्स हुए, विटामिन्स हुए, ये सारे जो हैं उन्हें बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारी सेल है वो बायोमॉलिक्यूल से मिलकर जो है वो बनी होती है। बायोमॉलिक्यूल का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल, मोस्टली दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को चलाने के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे प्रोवाइड असिस्टेंट एंड दे हेल्प टू सपोर्ट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये इन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन जो ये सेल है वो बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल जो हैं वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जिनको इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हेल्प ज़रूरी होती है। इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स ये सब कहा जाता है। इन सभी चीज़ों के अलावा अगर देखा जाए, इन सभी चीज़ों के अलावा हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो इन बायोमॉलिक्यूल को अलाइव रखते हैं, जीवित रखते हैं। उन्हें हम बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलेंगे? हार्मोन्स। ठीक है, उन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं, उन्हें हम हार्मोन्स बोलेंगे। और एक और है जिसे बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स बोलते हैं। हार्मोन एंड एंजाइम्स बोथ आर वेरी नेसेसरी टू कीप द बायोमॉलिक्यूल्स अलाइव। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ये हमारा बाद का विषय है। ठीक है, हार्मोन्स और एंजाइम्स ये बाद का विषय है। हम लोग सबसे पहले टिश्यूज़ के बारे में एक जो है ओवरऑल जानकारी जो है वो कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, देखिए टिश्यूज़ क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ टिश्यू। देखिए टिश्यू का मतलब होता है, सबसे पहला है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, पहली चीज़ क्या है? इट इज़ ग्रुप ऑफ सेल। ये सेल का एक ग्रुप होता है। ओके, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल। तो पहली जानकारी हमें ये रखना है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल। ओके, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल। दूसरी जानकारी हमें लिखना है, इट हैज़ ए सिमिलर ओरिजिन। ठीक है, अभी हम लोग डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेंगे बाद में, पहले उसके अलग अलग टर्म को समझ लेते हैं। सिमिलर ओरिजिन। ठीक, यानी जो टिश्यूज़ हैं उनकी जो सेल्स होती हैं, बिकॉज आप जानते हैं इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल, लेकिन जो उन सेल की जो ओरिजिन है वो सिमिलर होगी।
सिमिलर ओरिजिन होगी। यानी इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जैसे हार्ट की जो सेल्स होती हैं वो मीजोडर्म से अराइव होती हैं। आप जानते हैं देयर आर 3 जर्म्स लेयर इन द बॉडी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। तो सपोज़ दैट मैंने हार्ट की टिश्यूज़ को लिया है, तो हार्ट की जो टिश्यूज़ होंगी वो मीजोडर्म ओरिजिन की होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट की जितनी भी सेल्स होंगी वो सब मीजोडर्म से अराइज होंगी। ये मतलब है सिमिलर ओरिजिन का मतलब। अच्छा, दूसरा जो इसी में टर्म है उसका नाम है सिमिलर फंक्शन। ठीक है, सिमिलर फंक्शन, ठीक है, सिमिलर फंक्शन बोलते हैं इसको। तो अब हमें 3 चीज़ पता चल गई है टिश्यूज़ के बारे में। पहली चीज़ पता चली है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल, दूसरा इट हैज़ ए सिमिलर ओरिजिन, और तीसरा है इट इज़ ए सिमिलर फंक्शन। तो अब हम टिश्यू की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ सेल विच हैज़ सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर इन फंक्शन। ठीक है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? टिश्यूज़ बोलेंगे। ठीक है, केवल एक ग्रुप ऑफ सेल कह देना टिश्यू नहीं कहलाता है। टिश्यू के लिए 3 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड टिश्यूज़। ओके, क्लियर हो गया? चलिए आगे की तरफ देखिए। टिश्यू की डेफिनेशन हमने समझ ली है कि वो क्या है। अब हम आते हैं कि जो टिश्यू हैं उनके कितने टाइप हैं। ठीक है, तो टिश्यू के अगर हम टाइप पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो टिश्यूज़ हैं वो कई प्रकार के होते हैं। मोस्टली एनिमल के अंदर जो टिश्यूज़ होती हैं उसको पहली टिश्यू बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, जो हम बाद में धीरे धीरे देखने वाले हैं। दूसरी जो टिश्यू है उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। ये हमारा क्रम जो है वो इधर उधर हो सकता है लेकिन हम पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। ओके, और फोर्थ है जिसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस को सुन के आप नर्वस मत हो जाइएगा, इट इज़ ए नर्वस टिश्यू, यानी इट इज़ रिलेटेड विद नर्वस सिस्टम, दैट इज़ न्यूरॉन्स। ओके, नर्व सेल जिसको हम बोलते हैं। तो नर्वस टिश्यू हुआ, कनेक्टिव टिश्यू हुआ, मस्कुलर टिश्यू हुआ और एपिथेलियल टिश्यूज़ हुआ। यानी 4 प्रकार की जो ये टिश्यूज़ है वो हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 सभी टिश्यूज़ को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत अब हम कर देते हैं। जो हमारा टॉपिक था हम उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है एपी और दूसरा वर्ड है जिसका नाम है थीलिया। ठीक है, एपिथीलिया। ठीक है, एपी का मतलब होता है अपर, एपी का मतलब अपर, अपर माने ऊपर, और थीलिया का मतलब होता है टू ग्रो। ठीक है, क्या होता है? टू ग्रो, टू ग्रो। तो एपी का मतलब होता है अपर और थीलिया का मतलब होता है टू ग्रो। यानी ऐसी टिश्यूज़ जो बॉडी के आउटर रीजन में ग्रो करती है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे आउटर रीजन से मेरा मतलब ये नहीं है, यहाँ इसका मतलब है कि जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन बॉडी को कवर करने वाली जो टिश्यूज़ होती है उसे एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। चलिए, ये एपिथेलिया का आपने शाब्दिक अर्थ समझ लिया। अब हम इसका पॉइंटेड वर्ड जो है वो समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी डायग्राम्स बने हैं, जितने भी डायग्राम्स यहाँ बने, ये बना है, ये बना है, आप देखिए सभी डायग्राम, ये सब की टिश्यूज़, सभी की सभी टिश्यूज़ एपिथेलियल टिश्यूज़ कहलाती हैं। ओके, तो सभी की सभी एपिथेलियल टिश्यू हैं लेकिन आपको दिखने में सभी डिफरेंट लग रही होगी। तो उन्हीं चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है मैं यहाँ बताता हूँ। लिखा है द एपिथेलियल टिश्यू कवर द सरफेस एंड लाइंस ट्यूब एंड कैविटीज़। ठीक, यानी जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, मैं आप बताता हूँ कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है, एपिथेलियल जो टिश्यूज़ है, एपिथेलियल, इस एपिथेलियल टिश्यू का कई काम है। सबसे पहला ये है कि ये कवर द लाइनिंग, क्या करता है? कवर द लाइनिंग। ठीक है, कवर द लाइनिंग, यानी जितने हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग को कवर करता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कवर द लाइनिंग। मैं यहाँ पे और बताता हूँ, लिखा है द एपिथेलियल टिश्यू कवर द सरफेस एंड लाइनिंग। हमारी बॉडी के जो आउटर साइड, जिसको स्किन बोलते हैं, वो आउटर सरफेस है उसको कवर करता है, और जितनी भी हमारी ट्यूब्स है, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जितनी भी हमारे हॉलो ऑर्गन्स हैं या जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी कैविटीज़ को या जो भी उनका आउटर सरफेस है उसको कवर करता है, और जो एनिमल की बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब हमारे यहाँ आप ऐसे समझ लीजिए कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये आउटर लाइनिंग, यानी आउटर लाइनिंग क्या हो गई? तो आप बोलेंगे स्किन हो गई, आउटर लाइनिंग, आउटर लाइनिंग के बाद इनर लाइनिंग। ठीक है, इनर लाइनिंग को कवर करता है। ठीक है, अभी पहले हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन समझ लें पहले। आउटर लाइनिंग एंड इनर लाइनिंग को जो है वो कवर करता है।
अब आउटर लाइनिंग का मतलब क्या हुआ? आउटर लाइनिंग का मतलब होता है हमारी बॉडी को बाहर से, एक्सटर्नल जो हमारी स्किन है वो एक एपिथेलियल टिश्यूज़ है, ये हमारी बॉडी को पूरी तरीके से कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंटल कंडीशन से, और जो बाहर जितने भी पैथोजेंस हैं उनसे, या हार्श इन्वायरमेंट में या कोई इन्फेक्शन हुआ उन सब से हमें ये प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, हमारी बॉडी की जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग का मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है माउथ से लेके एनस तक जितनी भी अंदर की लाइनिंग है उसको भी कवर करता है, ठीक है। इनर के जैसे एक पाइप है, तो पाइप के एक आउटर रीजन होता है, एक इनर रीजन होता है, तो इनर रीजन को भी अंदर से जो है वो कवर करने का काम करती है। तो जितनी भी डक्ट्स हुई, जितने भी हालो आर्गन्स हुए, जितने भी आउटर आर्गन्स हुए, इन सब को जो है वो कवर करता है कौन? एपिथेलियल टिश्यू। इसलिए इसका नाम एपिथेलियल टिश्यू रखा गया है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है, आप इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अब इस एपिथेलियल टिश्यू की कुछ खास बातें हैं जिसको हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि एपिथेलियल टिश्यू इज़ कॉमनली कॉल्ड कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू, यानी जो एपिथेलियल टिश्यू है उसे कवरिंग और लाइनिंग टिश्यू भी कहते हैं। और इसकी नीचे दी गई कुछ खास विशेषताएं हैं, यानी कुछ फीचर्स हैं। पहला क्या है? पहली फीचर्स जो है वो ये है कि सेल्स आर टाइटली पैक्ड, यानी इसकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होती हैं। टाइटली पैक का मतलब होता है देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। एंड दे फॉर्म कंटिन्यूअस शीट, और वो एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं, यानी एक पूरी तरीके से परत बना देते हैं, यानी जो जिसके अंदर किसी प्रकार का जो डिफ्यूज़न है वो नहीं हो सकता, या आप ऐसे मान सकते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड है। अगर हो भी सकता है तो बहुत ही लिमिटेड होगा। तो इसे कंटिन्यूअस शीट, जैसे आपकी स्किन है वो एक प्रकार से कंटिन्यूअस शीट है जो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर्ड किए रखा है। और आप जानते हैं स्किन इज़ द लार्जेस्ट आर्गन इन द बॉडी, ठीक है, ये होता है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो ये है दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिंग मटेरियल बिटवीन देम, यानी इनमें बहुत ही कम अमाउंट में कनेक्टिंग मटेरियल होता है दोनों मतलब एपिथेलियल टिश्यूज़ के बीच में। वही मैंने आपको बताया देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। दूसरा है कि ऑल एपिथेलियम यूजली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यूज़ बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी जो एपिथेलियम होती है, जो एपिथेलियम होती है वो सेपरेट होती है, यानी अपर एपिथेलियम और लोअर एपिथेलियम जो है वो सेपरेट होती है। किससे? तो आप बोलेंगे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उससे जो है वो सेपरेट होती है। मैं अभी नीचे दिखाता हूँ आपको, उससे ये सेपरेटेड होती है। तो जितनी भी एपिथेलियम होती हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होती हैं, ठीक है। आगे लिखा है ए वैस्कुलर टिश्यू लैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए है क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर जो वो ए वैस्कुलर होती हैं, यानी इसके अंदर किसी प्रकार का ब्लड वेसल्स नहीं होता, ठीक है, किसी प्रकार का ब्लड वेसल नहीं होता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हो गए एपिथेलियल टिश्यूज़ से, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू के टाइप हैं। अभी हम थोड़ा सा नीचे इसको भी लेके चलते हैं, ओके। चलिए आगे की तरफ अगर हम थोड़ा सा बढ़ें, देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा। देखिए लिखा क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस एंड फंक्शन, स्पेस यानी जिस जगह पे वो पाए जाते हैं, एंड फंक्शन और जिस प्रकार का वो फंक्शन करते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। जैसा आपने पढ़ा होगा कि एपिथेलियल टिश्यूज़ को कई पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। तो उसके लिए मैं यहाँ बताता हूँ कि जो एपिथेलियल है, यानी जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है उसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो मैं आपको बताता हूँ एपिथेलियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला है, सबसे पहले इसको बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। क्या लिखा हुआ है? स्क्वामस एपिथेलियम। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं कॉलमनार, ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियम इसको हम बोलते हैं। तो मोस्टली 3 तरीके से एपिथेलियल टिश्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या बताया गया है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्वामस एपिथेलियम या सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़, ओके। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियम में हम क्या पढ़ेंगे? पहला एपिथेलियम दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम, या इसको पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि इसमें जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही पतली होती है, बहुत ही थिन होती है, बहुत पतली होती हैं, एंड फैट एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइन, और बहुत पतली सी लेयर बनाती हैं, ठीक है, बहुत पतली सी लेयर बनाती हैं। अभी देखिएगा कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो सेल्स बहुत ही पतली होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स की जो चौड़ाई है, जो थिकनेस है वो बहुत कम है, और सेल्स का जो एरिया है वो जो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है एपिथेलियम, जो ऊपर पाई गई इसे स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन बताया था कि देखिए नीचे वाली जो लैमिना पुरपोरिया है, ये जो लेयर है, इसको एपिथेलियम से यानी इससे जो है वो सेपरेट करने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में आ रही है ना।
ये होती है। और ये अगर लैमिना पुरपुरिया में देखें तो इट इज़ रिचली सप्लाइड विद कैपिलरीज, ठीक है, ये कैपिलरीज से रिचली सप्लाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखिए लिखा है लाइनिंग ऑफ आसोफेगस, यानी सीधा मतलब जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे इस तरीके की टिश्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो कहाँ पाई जाती है, लाइनिंग ऑफ द आसोफेगस, जो आसोफेगस है उसकी लाइनिंग में पाई जाती है। लाइनिंग ऑफ द माउथ, अगर आप माउथ में अगर आप ब्रश से माउथ को थोड़ा सा माउथ में अगर थोड़ा सा ब्रश डाल के उसके बाद थोड़ा सा उसके अंदर से म्यूकस लें तो वो जो लाइनिंग होती है ना उसे ही हम बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। दूसरा, जितनी ब्लड वेसल्स हैं उनकी लाइनिंग में स्क्वामस एपिथेलियम होता है। लाइनिंग ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, जो लंग्स हैं उनकी एल्वियोलाई के अंदर भी पाया जाता है। लाइनिंग ऑफ द बाउमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में जो बाउमेंस कैप्सूल है उसकी लाइनिंग में भी पाया जाता है। तो मोस्टली 2-4 ऐसे क्षेत्र हो गए जहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाएगा। स्क्वामस एपिथेलियम वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पे नाजुक एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको सिंपल एपिथेलियम देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो सिंपल एपिथेलियम है वो बहुत ही मतलब उसकी थिकनेस बहुत ही जो है पतली होती है। आप देखिए कभी कभी आपको चोट लग जाती है तो थोड़ा सा जो है वो मतलब क्या कहते हैं उसको छिल जाता है जिसको बोलते हैं, लेकिन उससे ब्लड नहीं निकलती। तो इस प्रकार की एपिथेलियम जो है वो सिंपल एपिथेलियम या स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। हमारा जो सेकंड एपिथेलियम है उसका नाम है क्यूबाइडल एपिथेलियम, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब अगर आप क्यूबाइडल एपिथेलियम में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए कि जो सेल्स है वो क्यूब लाइक हैं। देखिए इनकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट समान है और बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, बीच में ये देखिए आपका जो है वो न्यूक्लियस है और ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ध्यान रखिएगा ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है। ओके, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, देखिए सेल की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट समान है। नीचे है जो लैमिना पुरपुरिया है, इससे सेपरेट होने वाला जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके, ये अब देखिए क्यूबाइडल एपिथेलियम में क्या लिखा है कि सेल्स जो हैं वो क्यूब शेप की होती हैं, यानी सेल्स जो हैं वो क्यूब शेप की होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो किडनी ट्यूब्यूल है, किडनी ट्यूब्यूल जो है, किडनी ट्यूब्यूल दैट इज़ नेफ्रॉन की जो लाइनिंग है उसको बनाती है। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसकी डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट है ना, 3 पेयर्स की सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, जिसको हम बोलते हैं पैराटोइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है, तो ये कहलाता है। ओके, तो ये 2 जगह पे पाई जाती है। सबसे पहला किडनी ट्यूब्यूल, जो किडनी ट्यूब्यूल है वहाँ पाई जाती है, और जो सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट है वहाँ पाई जाती है कौन, क्यूबाइडल एपिथेलियम। ऐसा इसलिए होता है, इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसलिए वहाँ पे ये पाई जाती है। आगे की तरफ देखें तो अब हमारी जो तीसरी है उसका नाम है कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। अब कॉलमनार से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ की जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, पिलर लाइक होंगी। कैसी होंगी, पिलर लाइक। लिखा भी है कि कॉलमनार जो है वो कैसी होती है, पिलर लाइक होती है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कॉन्सिस्ट ऑफ टाल सेल्स, यानी यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी टाल होती हैं। दूसरी चीज़ लिखा है इट इज़ फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। ये कहाँ पाई जाएंगी, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये पाई जाएंगी इंटेस्टाइन में। मैं अब थोड़ा सा अपना रोल बता रहा हूँ, ठीक है, इंटेस्टाइन में आपको मिलेगी, ठीक है। इंटेस्टाइन में की जो लाइनिंग है उसमें ये बनाती हैं विलाई। क्या बनाती हैं, विलाई। और इस विलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ठीक है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किसका, फूड का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये विलाई कहलाती हैं, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन पे जो है वो पाई जाती हैं, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से एपिथेलियल बैरियर के आर पार मूवमेंट कराती हैं, ठीक है। कॉलमनार की जो सेल्स होती हैं वो 3 प्रकार की हो जाती हैं। सबसे पहला है सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी ऐसी एपिथेलियम, यानी कॉलमनार ही होगी लेकिन सीलिएटेड होगी। अब सीलिया होता है, उसके अंदर फ्री इंड पे जो है वो छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्मॉल पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक। अब ये 2 चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी फैलोपियन ट्यूब में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आप थोड़ा सा और समझें, अच्छे बेहतर से समझें, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो मैं भी इसका डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम आपको 2 जगह मिलेगी, एक फैलोपियन ट्यूब, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखिए फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग जो ओवम होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सीलिया की ज़रूरत होती है। तो वो सीलिया के माध्यम से जो ओवम होता है वो ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पे आता है, फैलोपियन ट्यूब से आता है, कहाँ पे, यूट्रस में आता है। और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें क्या होता है कि जो स्प्यूटम होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, स्प्यूटम जो होता है उसको ऊपर की तरफ ढकेलने के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सीलिया होता है, ठीक है। जब किसी को जुकाम हो जाता है तो सीलिया का मूवमेंट जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसे बार बार स्प्यूटम आता है, ओके।
तो ये हुआ सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम में सीलिया होता है उसके फ्री एंड पे, आखिरी एंड पे, और उसकी वजह से स्मॉल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। ठीक, दूसरा जो है मूवमेंट मतलब जो सीलिया एपिथेलियम है कॉलमनार, वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, ग्लैंड बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं, ग्लैंड बनाती हैं, सेल्स मॉडिफाई के, जैसे एग्जांपल गॉबलेट सेल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हुआ, गॉबलेट सेल्स। तो जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, म्यूकस बनाती हैं। ये गॉबलेट सेल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाती हैं म्यूकस। ठीक है, जिसकी वजह से फूड का लुब्रिकेशन होता है। ओके, तीसरा आता है जिसको बोलते हैं सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम जो है, इनकी जो सेल्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं और सेंसरी सेल्स बनाती हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जैसे एग्जांपल, आई के अंदर यानी आँख में रेटिना और कोन सेल्स होती हैं, और टंग में टेस्ट बड्स होती हैं। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कार्टाई होता है, ऑर्गन ऑफ कार्टाई जो एयर में पाई जाती है, मतलब कान के अंदर पाई जाती है। ये सब जो है वो सेंसरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और यानी कॉलमनार सेल्स ही बदल जाती हैं सेंसरी सेल्स के अंदर। तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, तो इसे हम बोलते हैं। अब देखिए ये कॉलमनार एपिथेलियम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपका जो ये डायग्राम है वो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये देखिए गॉबलेट सेल्स, मैंने अभी आपको बताया कि गॉबलेट सेल जो है वो क्या करेंगी, तो म्यूकस सिक्रीट करेंगी, जैसा कि मैंने बताया। ये देखिए सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स है, इसका काम क्या है बेटा, तो ये काम है रेस्पायरेटरी का, रेस्पायरेटरी, और दूसरा क्या है बेटा, रेस्पायरेटरी फंक्शन है। दूसरा ये एक हिसाब से ट्रांसपोर्ट करता है, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज़ ए फॉलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। ये आपका सीलिया हुआ। ठीक है, ये सीलिया मूवमेंट कराता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा रहेगा साथ में। ये बेसल सेल्स है और नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। भाई कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आगे चल के काम करती है। ठीक है, यानी जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका काम क्या होता है कि अदर ऑर्गन से स्किन को जोड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट था कॉलमनार, पिलर लाइक सेल्स होती हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल एक जोड़ा गया है इसमें। मैंने इस डायग्राम को दोबारा रिपीट किया, उसको बताने की वजह है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल सेल्स है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड, यहाँ पे जो स्ट्रेटिफाइड है उसका मतलब होता है कि जब हमारी स्किन की कई सारी लेयर एक के ऊपर एक हो जाती हैं तो उसे स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है। देखिए लिखा है कि स्किन एपिथेलियल सेल्स, यानी जो स्किन की एपिथेलियल सेल्स है वो कई लेयर में अरेंज हो जाती है। ठीक है, क्यों अरेंज हो जाती है, ताकि उसमें चोट ना लगे, यानी वियर एंड टियर जो है वो ना होने पाए। ठीक, दूसरी चीज़, इनको अलग अलग लेयर्स में जो है वो अरेंज किया जाता है, अलग अलग पैटर्न्स में, इसीलिए इन एपिथेलियम को स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहा जाता है। अब आप मान लीजिए कि यही वाली जो लेयर है उसको 5 से 6 अगर लेयर कर दिया जाए तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगी किसी प्रकार के फ्रिक्शन से या किसी प्रकार के एब्रेशन से, या कहीं आपका रगड़ गया है तो उन सब चीज़ों से ये बचत करता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, मतलब ये कुल मिला के स्क्वामस एपिथेलियम का एक टाइप ही है, बट स्क्वामस एपिथेलियम में सिंगल लेयर होती है। तो स्क्वामस एपिथेलियम में जो सिंगल लेयर होती है उसका काम होता है डिफ्यूज़न का। ठीक है, यानी डिफ्यूज़न का, जैसे गैसियस एक्सचेंज में हुआ, जैसे मूवमेंट अक्रॉस जो आयंस मूवमेंट हुआ वो सारी, ताकि आसानी से क्रॉस कर जाए। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि ये इसे वाटर प्रूफ भी बनाता है और इसका काम होता है वियर एंड टियर एब्रेशन से, इंजरी से बचाना। इसलिए स्ट्रेटिफाइड वो कई लेयर में हो जाती है स्क्वामस, उसे स्ट्रेटिफाइड कह दिया जाता है। ओके, ठीक है, तो आपने इसको पढ़ा। अब हमारा जो है वो एपिथेलियल टिश्यू ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आप देखिए, अब कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसका काम है कनेक्ट करना। क्या काम है, कनेक्ट करना। ठीक है, अब ये जो बहुत सारे बॉडी ऑर्गन आपकी बॉडी में है ना, उसे कनेक्ट करता है, वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को ये कनेक्ट करता है, ये इसका काम है कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए इसको नाम दिया गया है कनेक्टिव टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ है। ठीक है, आ सकता है ये। देखिए लिखा है कनेक्टिव टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड। कनेक्टिव टिश्यू को स्पेशलाइज किया जाता है किसके लिए, कि वो बहुत सारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको कनेक्ट कर दे। ठीक है, जैसे ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है, टिश्यूज़ को बोन से कनेक्ट करता है, यानी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कनेक्टेड हैं किसके द्वारा, कनेक्टिव टिश्यूज़ के द्वारा। ठीक है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, पहले लिखा है कि जो सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की वो लिविंग होती हैं। कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं, लूजली स्पेस्ड होती हैं, और ये इंटर सेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं, यानी धसी होती हैं। इनका जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के जैसा होता है, फ्लूइड होता है,
डेंस हो सकता है या रिजिड हो सकता है, ये फंक्शन के हिसाब से देखा जाएगा। और मैट्रिक्स क्या है, अब मैट्रिक्स देखिए जैसे कि आपको बताया गया है इसका कि ये जो मैट्रिक्स है इसका मैट्रिक्स जेली लाइक होता है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसे, ठीक है, ताकि आप और अच्छे से देखें। यहाँ पे देखा गया है कि जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है वो जेली लाइक होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, डेंस होता है या रिजिड होता है, ये डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का। अब यहाँ मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, टिश्यूज़ का जो सिक्रीशन होता है ना, टिश्यूज़ में जो सेल्स होती हैं उनका जो सिक्रीशन होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारी जो टिश्यूज़ होते हैं कनेक्टिव टिश्यू वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हैं, जो सिक्रीट करती हैं उसे ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए एक बार डायग्राम की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है, कि डायग्राम क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली सेल्स है जिसका नाम है मैक्रोफेज। साथ साथ में जानिए कुछ नहीं है ये, मैक्रोफेज का मतलब होता है WBC, ठीक है, क्या होता है WBC। जो काम WBC करता है वही मैक्रोफेज करता है, बस फ़र्क इतना है कनेक्टिव टिश्यू में इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है, WBC कहलाता है। दूसरा है जिसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो कनेक्टिव टिश्यू को रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये रिजिडिटी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिजिडिटी, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है। तीसरा जो है इसके अंदर वो है कोलाजन फाइबर, ठीक है। अब कोलाजन फाइबर आप जानते हैं आपकी बॉडी ज़्यादातर मोस्टली कोलाजन फाइबर्स की बनी होती हैं, और हम ये जानते हैं कि कोलाजन फाइबर विटामिन C से बनता है, ठीक है, विटामिन C से बनता है। ये आपकी बोन्स को ये आपकी मसल्स को स्ट्रांग कराता है, और जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, यानी जो इसका काम है कि ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना ताकि वो फ्रेगलाइल ना हो, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो फ्रेगराइल ना हो जाए, यानी मतलब वो जल्दी से टूट ना जाए, ऐठने पर ये टूट ना जाए, ये काम होता है कोलाजन फाइबर का। एक तीसरा है जो इसके अंदर दिखाया गया है वो है मास्ट सेल। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आपको और समझ में आए। ये देखिए ये मास्ट सेल है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मास्ट सेल जो है वो एलर्जी में वर्क करता है, ठीक है, मास्ट सेल जो है वो एलर्जी में वर्क करता है। इसका काम होता है कि ये हिस्टामिन रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है, हिस्टामिन रिलीज़ करता है। अब हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन जब रिलीज़ करता है तो ये हिस्टामिन हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, जैसे रैशेस पड़ना, है ना, रैशेस पड़ना या इचिंग होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। इचिंग होना ये सब सिम्टम होते हैं किसके, हिस्टामिन रिलीज़ होके। तब हम कोई दवा खाते हैं जिसका नाम एंटी हिस्टामिन होता है, ओके, एंटी हिस्टामिन, जैसे एविल हुआ, ये सब एंटी हिस्टामिनिक है, जेनेसेट हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एलर्जी को रिड्यूस करती हैं, क्लियर है। तो ये मास्ट सेल का काम होता है, ठीक है, यानी हम एंटी हिस्टामिन खाते हैं तो वो मास्ट सेल को थोड़ा सा इनएक्टिवेट करता है। तो ये हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने एक एक जो वर्ड है बहुत ही चुन के निकाला है, मैंने सारे डायग्राम को यहाँ पे इकट्ठा किया है। आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना है, ओके। चलिए देखते हैं क्या लिखा है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। लिखा है कि कनेक्टिव टिश्यू को मोस्टली पैकिंग टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैकिंग टिश्यू कहा जाता है, कॉमनली कहा, ठीक। इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एरियोलर टिश्यू, ठीक है, कैसा है, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू को लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक। दूसरा है फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू जो है वो 2 स्ट्रक्चर बनाता है, यानी फाइब्रस टिश्यू में 2 स्ट्रक्चर है। पहला है टेंडन्स। टेंडन का काम क्या है, मसल को स्केलेटल टिश्यू से जोड़ना, कनेक्ट मसल्स विद स्केलेटल टिश्यू दैट इज कार्टिलेज एंड बोन्स, ठीक है। आप याद कीजिएगा BMT, ठीक है, BMT का मतलब होता है बोन टू मसल, कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है ना। और BBL अगर हम याद करेंगे BBL तो इसका मतलब बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन है, लिगामेंट, है ना, ये याद कीजिएगा। लिगामेंट देखिए वो क्या करता है कि स्केलेटल टिश्यू को एक दूसरे से जोड़ता है, वही मतलब बोन को बोन से जोड़ता है। थर्ड है जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। पहली टिश्यू कौन थी, एरियोलर, दूसरी कौन थी, फाइब्रस, तीसरी कौन है, जिसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू जो है ये मोस्टली स्किन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और ये फैट को स्टोर करती है। ये ध्यान रखिएगा, स्टोरेज फैट का जो काम है वो एडिपोज टिश्यू का है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहाँ पे सभी साइड में बना दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू काफ़ी डेंस है। फिर यहाँ पे एडिपोज टिश्यू, इसके अंदर देखिए फैट सेल्स पाई जा रही हैं, इनका काम फैट सेल है। एरियोलर टिश्यू देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, एरियोलर टिश्यू
और ये देखिए आपका जो है कॉम्पैक्ट बोन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको देखने को मिला। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर देखिए हार्वेशियन कैनाल सिस्टम है ना। और नीचे जो दिखाया गया है वो आपका ब्लड है ना, ये जो नीचे दिखाया गया है वो ब्लड, इसमें बहुत सारी सेल्स है, WBC RBC इन सब प्रकार के सेल्स है, ठीक है। अब नीचे की तरफ देखते हैं, मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से बनाया था। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्केलेटल टिश्यूज़, है ना। स्केलेटल टिश्यू फॉर्म बोथ कार्टिलेज एंड बोन। देखिए स्केलेटल टिश्यू कौन है, उसमें तो दो ही आते हैं, एक कार्टिलेज आता है, एक बोन आता है ना। इस तो पहला कार्टिलेज पढ़ते हैं। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज दिस इज़ द सॉफ्ट बोन, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ये प्रोवाइड क्या करती है, सपोर्ट करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है बॉडी पार्ट्स को। और जो बोन होती है ना उसके जॉइंट्स पे ये ज़्यादा देखने को मिलती है ताकि वहाँ पे मूवमेंट अलाउ कर पाए ये, ठीक है, और उनको रगड़ने से, फ्रिक्शन से जो है वो बचा सके, ठीक है। मोस्टली आपको जो कार्टिलेज है वो नोज़ में यानी नाक के बिल्कुल टिप पे, ईयर में, कान आपको तो पूरा कार्टिलेज का बना है, ट्रैकिया, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, और लेरिंग्स जहाँ से आवाज़ निकलती है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ये सभी के सभी किसके बने हैं, कार्टिलेज के बने हुए। ये देखिए जो यहाँ थोड़ा सा वाइट वाला पोर्शन इसमें दिखाया जा रहा है, ये कार्टिलेज कहलाता है ना। ये कार्टिलेज देखिए, ये जॉइंट्स है यानी ये बोन है और ये भी बोन है, इनके बीच में जो है वो कार्टिलेज है, ताकि इन दोनों मूवमेंट को यानी इन दोनों बोन के मूवमेंट को बहुत दिनों तक चलाया रखे। ये एक हेल्दी जॉइंट है, यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन से एक फ्लूइड सिक्रीट किया जाता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो एक हिसाब से ऑयल का काम करता है ताकि ये जो जॉइंट है वो अच्छे से मूवमेंट हो जाए। ये आपका कार्टिलेज मैंने बता ही दिया, और ये आपका बोन है, ठीक है। अब बोन की अगर बात करें तो बोन तो आप जानते हैं कि बहुत स्ट्रांग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक। फास्फोरस और कैल्शियम की वजह से ये हार्ड होता है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। कैल्शियम की वजह से बोन बनती है और फास्फोरस की वजह से बोन स्ट्रांग होती है। ये इसका काम है स्केलेटल टिश्यूज़ का, है ना। अब स्केलेटल टिश्यू में देखिए मैंने एक इसमें वो बनाया है, पॉइंट बनाया, देखिए क्या लिखा है। एक कंपैरिजन है कि टेंडन और लीगामेंट में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे टेंडन है, यहाँ पे लीगामेंट है। देखिए टेंडन में क्या है कि जो टेंडन है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है, लीगामेंट इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है। देखिए स्ट्रेन जब कभी भी आपको मोच आ जाता है ना तो यहीं पे होता है, फ्लेक्स मतलब लीगामेंट्स में ही स्ट्रेन कहते हैं, मोच आ गई ना। आगे देखिए कि टेंडन जो है वो मसल को बोन से जोड़ता है, लीगामेंट जो है वो बोन को बोन से जोड़ता है। टेंडन जो है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और लीगामेंट जो है वो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। अब आते हैं बोन और कार्टिलेज में फ़र्क देख लेते हैं। तो बोन आप देखते हैं कि बोन हार्ड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे बोन में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। कैविटी जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक, इसमें कैविटी एब्सेंट होती है। ये पोरस होती है, ये नॉन पोरस होती है, ओके, ये आप देख सकते हैं, ओके। चलिए आगे की तरफ देखें हम। अब आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ लीजिए कि ये कनेक्टिव टिश्यू की जान है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा गया ऐसी कनेक्टिव टिश्यू जो लिक्विड स्टेट में हो और पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा हो। उसमें दो लोग आते हैं, एक का नाम ब्लड है और एक का नाम लिम्फ है ना। तो पहले ब्लड पढ़ते हैं फिर लिम्फ पढ़ते हैं, ओके। ये देखिए मैंने दिखाया गया, यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैं इसको जूम करके पढ़ता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और अच्छे समझ में आए, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है ब्लड। अब ब्लड में देखिए इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जिसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लड सेल्स तैरती रहती है, यानी जिनको ब्लड कार्ब सेल्स कहा जाता है, वो तैरती रहती हैं। अब आते हैं ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा देखिए क्या है, ब्लड प्लाज्मा में लगभग 55%, लेकिन इट मीन्स 2.75 लीटर कंटेन्स, ठीक है, यानी ब्लड प्लाज्मा जो है वो 55% होता है ना। और आप जानते हैं ब्लड प्लाज्मा 55% और जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं यानी जो उसके अंदर ब्लड सेल्स होती हैं वो 45%। तो 55% बराबर कितना हुआ, 275 लीटर। अब इस ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, कंटेन्स क्या क्या होता है, वाटर 91 से लेकर 92%, प्रोटीन 7 से 8%। अब वो प्रोटीन कौन कौन सी है, पहली है एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंड फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन का नाम है। न्यूट्रिएंट्स कितना होता है, 0.1% से लेकर 0.1%। अब इस 0.1% में जो न्यूट्रिएंट्स उनका नाम क्या है, एमिनो एसिड्स, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाइए, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम। नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करें तो जैसे यूरिया 34 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, यूरिक एसिड देखा जाए तो 5 मिलीग्राम पर 100 ml, क्रिएटिनिन 1 मिलीग्राम पर 100 ml, बिलुरुबिन 0.1 मिलीग्राम पर 100 ml, डिजॉल्व गैसेस जैसे CO2 2 ml पर 100 ml, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा और देखिए नाइट्रोजन 0.9 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, 0.02 से लेकर 0.2 ml
100 ml ऑफ ब्लड। और इसके अलावा हार्मोन्स पाए जाते हैं और एंटीकोगुलेंट जैसे कि हिपैरिन पाया जाता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है कि ऐसे मतलब एंटीकोगुलेंट जैसे कि हिपैरिन करता क्या है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारा ब्लड बह रहा है ना, उसको ब्लड वेसल्स के अंदर जमने से यानी क्लॉट करने से रोकने के लिए काम करता है, उसे हम हिपैरिन बोलते हैं, इसीलिए इसको एंटीकोगुलेंट भी कहा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ओके, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबा भी है और उसको आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। अब ब्लड कार्पसेल्स 3 हैं, जिसको मैंने बताया कि इट मेक्स 45% ऑफ द ब्लड। ठीक है, यानी ये ब्लड का 45% बनाता है। 55% कौन बनाता है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट जिनको बोला गया। RBC इसका दूसरा नाम है एरेथ्रोसाइट। एरेथ्रो माने होता है रेड, साइट माने होता है सेल। ठीक है, तो इससे रेड ब्लड सेल्स कहें या एरेथ्रोसाइट कहें, इनका काम होता है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं यानी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग्स से लेके एवरी टिश्यूज़ तक, एवरी सेल तक पहुंचाना। WBC जिसको ल्यूकोसाइट, ल्यूको माने कलरलेस, साइट माने सेल्स, तो इसको वाइट ब्लड सेल्स कहा गया या कलरलेस सेल्स कहा गया। इनका काम होता है एंटीबॉडीज़ बनाना और जो डिजीज़ हो रहा है, जो इन पैथोजेंस है उनसे फाइट करना, इसका काम होता है। ठीक है, कभी कभी एलर्जी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल होता है। ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी आपको अगर कहीं इंजरी हो गई और ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसको क्लॉट करने का काम ब्लड प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, इसे थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। थ्रोम्बो माने होता है कोगुलेशन करना। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। मैं नीचे लिख देता हूँ थ्रोम्बोसाइट, आप नाराज़ हो जाते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, ओके, इसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे इतना हमने पढ़ लिया। अब इसमें जो ब्लड वेसल मतलब जो इमेज है उसमें देखने को मिलेगा, पहला है देखो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मतलब WBC, एरेथ्रोसाइट मतलब RBC, मोनोसाइट ये भी WBC है, बेसोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल और इसानोफिल, ये जितने फिल लगे हैं ना और जितने मोनोसाइट लिम्फोसाइट हैं ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, WBC। और ये आपका प्लेटलेट हुआ, ये आपका RBC हुआ। ठीक है, तो ये RBC, ये WBC, ये मतलब थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स, ये आपका RBC हो। बाकी जितना बचा है वो सभी के सभी क्या हैं, WBC यानी टाइप ऑफ WBC। ओके, तो WBC जो है वो अमीबॉइड शेप होते हैं, इट कैन चेंज देयर शेप। चलिए, अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग ब्लड पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं लिम्फ। लिम्फ क्या है, अगर हम देखेंगे तो इट इज़ ए कलरलेस। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा उसने, कलरलेस। कलरलेस का मतलब इसमें कोई कलर नहीं है, यानी ब्लड हमारा रेड था, किसकी वजह से था, वो हीमोग्लोबिन की वजह से था। यहाँ पे वो हीमोग्लोबिन एब्सेंट है जिसकी वजह से ये कलरलेस हो गया। और इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है और WBC होता है, यानी मोस्टली WBC और प्लाज्मा होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो लिम्फ है वो ब्लड से स्केप कर जाता है कैपिलरीज के माध्यम से और टिश्यूज़ में चला जाता है, और टिश्यूज़ में जाके वो लिम्फ वेसल में एंट्री करता है, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है कि जो टिश्यूज़ हैं यानी ये मटेरियल को एक्सचेंज करता है टिश्यूज़ और ब्लड के बीच में, और वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे टिश्यू की स्पेलिंग गलत होगी, आप उसको ध्यान में रख लीजिएगा, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। ओके, अब ये देखिए आपका लिम्फ लिखा है और यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जूम करके इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं मैं थोड़ा समझाता हूँ एक बार। ये देखिए आप, मैं इसका कलर बदल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ पे थोड़ा बदल ले रहा हूँ। देखिए लिखा है कि जो लिम्फ है वो एक कलरलेस फ्लूइड है ना, कलरलेस फ्लूइड है, और इसके अंदर क्या होता है बेटा, लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ WBC। दूसरी चीज़, एज द ब्लड पासेस, जैसे ही ब्लड पास करता है कैपिलरीज से तो वो उसमें वाटर और जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो उसमें से फ़िल्टर हो जाते हैं और वो टिश्यू के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पहुंच जाते हैं। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, जैसे मान लिया ये सेल है और ये सेल है, तो इसके बीच में जो ये जगह है ना, ये वाली जो जगह है, इसे इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाएगा। कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर कर जाती हैं और वहाँ पे लिम्फ बनाती, तब उन्हें लिम्फ कहा जाता है, और ये मेजर वेन्स में ड्रेन की जाती हैं। इसे मिडिल मैन कहा जाता है। ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में क्या कहा जाता है, मिडिल मैन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये ब्लड और सेल्स के बीच में न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जितना फैट होता है डाइजेस्ट और फैट सोल्युबल विटामिन और हार्मोन्स को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है वो क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। ठीक है, इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे अब ये ब्लड और लिम्फ में मैंने कुछ अंतर बना दिया है, उस अंतर को आप देख लीजिए कि वो कौन सा अंतर है या कैसा अंतर है, देख लीजिए। देखिए लिखा है ब्लड और यहाँ पे लिखा है लिम्फ। पहला ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है और लिम्फ जो है वो वाइट कलर का होता है। इसका कारण मैं बता चुका हूँ।
ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में बहता है, और लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक वेसल में बहता है। ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होता है, और लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बताई, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ताकि अब ये नेक्स्ट सेल्स आ गई जिसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। बहुत इसको बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और ये हम लोग देखने वाले हैं, ओके। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा करता हूँ। देखिए लिखा है मस्कुलर टिश्यूज़। अब मस्कुलर टिश्यूज़ क्या है? हमारी बॉडी मोस्टली मसल्स की बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो 60% मसल्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो कि मूवमेंट और लोकोमोशन के अलाउड करती है, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं, यानी जो मस्कुलर जो टिश्यूज़ होती हैं, वो सेल्स की बनी होती हैं, जिनको मायोसाइट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोसाइट सेल्स बोलते हैं, जो आगे चल के मसल्स बनाती हैं, ओके। ये मायोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है। आगे देखिए मस्कुलर टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ मसल्स फाइबर, ठीक है, यानी मसल्स की फाइबर बनी होती हैं, और ये मसल की फाइबर जो होती हैं वो इलांगेटेड सेल्स होती हैं, यानी लंबी सेल्स होती हैं। देखिए यहाँ पे इलांगेटेड दिखाया भी गया है, जिनकी लंबाई ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई काफ़ी कम है ना। यानी एक प्रकार से पाइप के जैसी होती हैं, पतली पतली पाइप, फाइब्रिल्स होती हैं, या फाइबर्स होता है, फाइबर्स इज मेड अप ऑफ फाइब्रिल्स। ये जो टिश्यूज़ होती हैं इनका काम होता है लोकोमोशन और मूवमेंट को बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है वो अलाउ करना या हेल्प करना। दूसरा, जो मसल्स हैं उनके अंदर स्पेशल प्रोटीन होती है, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, और ये प्रोटीन दो होती हैं। मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं मायोसिन। क्या बोलते हैं? मायोसिन। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एक्टिन। तो जो एक्टिन है वो पतली फिलामेंट होती हैं, थिन फिलामेंट होती हैं, और जो मायोसिन होती हैं वो थिक फिलामेंट होती हैं, मोटी सी होती हैं, थिक फिलामेंट होती हैं, ठीक है। थिक और थिन, देखिए याद कर लीजिएगा, एक्टिन, एक्टिन में थिन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मायोसिन कहलाती हैं, ओके। आगे देखिए इसके अलावा भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। जिसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि मसल्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब ये प्रोटीन का नाम है मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। इनका काम होता है मूवमेंट को अलाउ करना, कैसे? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से, ठीक। अब मसल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो मसल्स हैं उनको 3 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। कितने टाइप में बांटा गया है? 3 टाइप में बांटा गया है, ओके। वो कौन कौन सी मसल्स हैं आप देख पा रहे होंगे साइड में, देखिए टाइप्स ऑफ मसल्स मैंने यहाँ लिखा है। पहली मसल्स है कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, और तीसरा है जिसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। यहाँ पे देखने को मिला होगा आपको कि तीसरा जो है वो क्या है? स्मूथ मसल्स है। मैं फिर से इसको थोड़ा सा बताता हूँ नीचे, अब 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। ये देखिए, ठीक है, वेरी गुड। पहली मसल्स है जिसका नाम है स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। देखिए इसके 5 नाम हैं, है ना, आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे नाम हैं। पहला स्ट्रिएटेड मसल्स बोल सकते हैं, या स्ट्रिप्ड मसल्स बोल सकते हैं, या वॉलंटरी मसल्स बोल सकते हैं, या स्केलेटल मसल्स बोल सकते हैं। अब चारों के नाम क्यों कहा गए? स्ट्रिएटेड मसल्स का मतलब होता है इसके अंदर स्ट्रिएशन पाए जाते हैं, ठीक। स्ट्रिप्ड क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। वॉलंटरी क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो मसल्स हैं वो हमारी कंट्रोल में होते हैं, इसे वॉलंटरी कहा गया। स्केलेटल मसल क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो मसल्स हैं वो हमेशा बोन से अटैच होती हैं, इसलिए इसे स्केलेटल मसल्स कहा गया। चलिए आगे देखते हैं, लिखा भी है कि दे आर कॉल्ड स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। इन्हें स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज़ कहा गया बिकॉज दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स, ये हमेशा बोन से अटैच होती हैं। दूसरा ये कि इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड के स्ट्रिएशन पाए जाते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड के स्ट्रिएशन पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ कि जैसे ये मान लेते हैं कि ये ऐसी बोन्स है ना, ये सॉरी बोन कह रहे हैं, एक मसल्स है, ये देखिए इसका मैंने इसके इंड जो है वो थोड़ा सा गोल कर दिया ताकि ये बोन्स लगे, ठीक है, ये बोन है। अब इसके अंदर क्या होता है? स्ट्रिएशन पाया जाता है। स्ट्रिएशन कैसा? देखिए ऐसे ऐसे स्ट्रिएशन रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रिएशन रहता है ये, ठीक है, ये अल्टरनेट स्ट्रिएशन होते हैं, तो इसे बोलते हैं डार्क बैंड। क्या बोलेंगे? डार्क बैंड। और ये जो बीच का जिसमें नहीं है उसे बोलते हैं लाइट बैंड, ठीक है, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, ठीक है, इसलिए इसे स्ट्रिप कहा जाता है। तो ये देखिए ये स्ट्रिप्ड जैसा लगता है कि ऐसा लगेगा कहीं स्ट्रिप्स है ऐसे, ओके, ये होता है। तो ये होता है अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। दूसरी चीज़, इसकी जो सेल्स होती हैं, यानी जो मायोसाइट सेल्स होती हैं, ये टिश्यू की सेल्स होती हैं, वो लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच होती हैं और मल्टी सेलुलर होती हैं,
मल्टी सेलुलर का मतलब होता है दे हैविंग मोर न्यूक्लियाई। ओके, ये देखिए अब आपके सामने ये एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये मसल्स है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो मसल्स है। ठीक है, ये मसल्स है। अब ये मसल्स कौन सी है, तो जाहिर सी बात है ये वॉलेंट्री मसल्स है। अब इसमें देखिए ब्लड वेसल्स, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, इंडोमाइसियम, ये देखिए 3 चीज़ें। इसका क्या मतलब हुआ कि मसल्स के बाहर जो कवरिंग है वो कैसी है, तो सबसे एक तो ऐसी कवरिंग है कि पूरी मसल्स के सबसे बाहर पाई जाती है, उसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, उसे बोलते हैं एपीमाइसियम। एपीमाइसियम के नीचे जो होता है उसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलेंगे, पेरीमाइसियम। और उसके बाद जो फाइबर्स होते हैं, मसल्स फाइबर की जो कवरिंग करता है उसे बोलते हैं इंडोमाइसियम। ठीक है, इंडोमाइसियम जो फाइबर्स के बीच में होती हैं। ठीक, आगे देखिए पेरीमाइसियम जो है वो जो फैसिकल है, एक फैसिकल जैसे ये आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर जो कवरिंग है उसे पेरीमाइसियम कहा जाता है। और ये जो पूरा है, पूरा बंडल, इस बंडल को कवर करने वाला होता है जिसको एपीमाइसियम बोला जाता है। और एक जो है उसे मसल्स फाइबर कहा जाता है। बाकी टेंडन और यहाँ बोन तो आप समझ ही गए कि ये मसल है और ये बोन है, जोड़ने वाला कौन होगा, टेंडन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये देखिए, ये जो मैंने बनाया इसका नाम है, इसको मैंने कह दिया इट इज़ ए एपीमाइसियम। ये बना भी है, मैं यहाँ भी बना दे रहा हूँ कि इट इज़ ए एपीमाइसियम, सबसे बाहर की कवरिंग। अब मैं दूसरी कवरिंग बनाता हूँ। ठीक है, जैसे ये तो ये आपका हो गया, इसको बोलेंगे पेरीमाइसियम। क्या बोलेंगे, इसको हम पेरीमाइसियम बोल देंगे। ठीक है, अब इसी में जो कवरिंग है एक छोटी सी और बना दे ये, तो इसे कह दिया जाएगा इंडोमाइसियम। ठीक है, ये देखिए इसे हम कह देंगे इंडोमाइसियम। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, इनवॉलंटरी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। स्मूथ इसलिए कहा गया क्योंकि इनके अंदर स्ट्रिएशन नहीं होता है, और अनस्ट्रिएटेड इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए क्या लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है कि मूवमेंट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, आपकी पलकें, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और आपकी जो एल्वियोलाई, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, या हमारी जो ब्लड वेसल्स की जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमारी कंट्रोल में नहीं होती, वो खुद इलास्टिक होती, खुद कंट्रक्टाइल होती हैं, तो वो स्मूथ मसल कहलाती हैं। दूसरा, दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल। इन्हें स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ कहा गया क्योंकि ये हमेशा स्मूथ ऑर्गन्स, जिन्हें विसरल ऑर्गन्स है, उनसे कनेक्टेड होती है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो वो एक विसरल ऑर्गन है। ठीक है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम, आप अगर कह दो कि डाइजेस्ट ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता, डाइजेशन होगा। ठीक है, आगे लिखा दे आर अनस्ट्रिएटेड। ठीक है, ये अनस्ट्रिएटेड कहलाती हैं क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिएशन नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज़, इनकी जो सेल्स होती हैं वो लंबी होती हैं और दोनों एंड पे पॉइंटेड होती हैं, जिसको स्पिंडल शेप्ड कहा गया है। और यूनिन्यूक्लिएट यानी एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, और वो एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, ये वाला है। ओके, आगे क्या लिखा, दे आर फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ मिलेंगी आपको, एलिमेंट्री कैनाल में मिलेंगी, ब्लड वेसल्स में मिलेंगी, इरिस में मिलेंगी जो कि आँख में होती, यूरेटर्स में मिलेंगी, और लंग्स के ब्रोंकाई में मिलेंगी। ठीक है, यहाँ इन जगहों पे जो है वो देखने को मिलती है। तो ये आपका स्केलेटल मसल्स हुआ और ये आपका स्मूथ मसल हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ें, वीडियो लंबी है, आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए यहाँ पे भी लिखा है कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स को स्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू कहा गया। देखिए कितना प्यारा नाम है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज़। कार्डियक का मतलब ऐसी सेल्स जो केवल हार्ट में पाई जाती हैं। वही लिखा है कि दे आर कॉल्ड कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज़। क्यों, बिकॉज दे आर फाउंड ओनली इन द हार्ट एंड द वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है, वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है और कहीं नहीं पाई जाएंगी। दूसरा, स्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी मसल्स टिश्यू इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिएशन है, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इस टिश्यू की सबसे बड़ी ख़ास बात है, और उसको याद कीजिएगा आप लोग, उसका नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलेंगे, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिस्क के पाए जाने की वजह से जो हमारा हार्ट है वो फुल कंट्रोल में रहता है, यानी फुल रिदमेटिक होता है। अब ऐसे बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल ये है कि ये पूरा बंडल बना के ही कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसे अगर ये नहीं होता तो हमारी जो कार्डियक सेल्स हैं वो अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क के पाए जाने की वजह से होता क्या है कि पूरी हार्ट की मसल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करती है इस डिस्क की वजह से। ओके,
चलिए आगे लिखा है कि जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती है। देखिए इंटरमीडिएट बन रहा है, सिलेंड्रिकल भी हैं, ब्रांच भी हैं और यूनिन्यूक्लिएट भी हैं। तो ये वाली सेल्स आप देखिए किस तरीके से एक बंडल किसी दूसरे बंडल से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं किस प्रकार। लेकिन इसमें देखिए वो कनेक्शन नहीं है, इसमें देखिए वो कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स का कनेक्शन है। इससे बोलते हैं कार्डियक मसल्स। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो मसल्स हैं दे नेवर टायर्ड, ठीक है, दे नेवर टायर्ड, ये कभी भी थकती नहीं है। बाकी दोनों जो मसल्स हैं वो थक जाती हैं, जिनमें से स्केलेटल मसल्स जल्दी थक जाती है और स्मूथ मसल्स बहुत देर के बाद थकती है, लेकिन थकती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से किसी शहर में बिजली के तार फैले होते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का जाल फैला होता है। ठीक है, जिन्हें नर्व सेल कहा जाता है। ओके, अब देखिए जो नर्वस टिश्यू है पहले उनको समझते हैं। लिखा क्या है इसमें, लिखा हुआ है कि मैं इसका थोड़ा कलर बदलता हूँ शायद अच्छा लगे। नर्व सेल उसको हम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए टिश्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी जो टिश्यूज़ है वो सेल से कंपोज हैं, उनका नाम क्या है, नर्व सेल, या इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ ताकि और थोड़ा समझ में आए। ठीक है, दूसरा चीज़ जो नर्व सेल है, ये नर्व सेल हाईली स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक है, ये क्यों स्पेशलाइज होती है, इसका काम होता है कि जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, या बॉडी के जो आउटर इन्वायरमेंट है उससे स्टिमुलस को रिसीव करना, इसका काम होता है। ठीक है, स्टिमुलस को रिसीव करना और उसके प्रति रिस्पॉन्स करना, ये इस नर्व सेल का काम होता है। दूसरा है कि जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कार्ड है वो मोस्टली नर्वस टिश्यू का ही बना हुआ है। ठीक, हर न्यूरॉन में 3 पार्ट होते हैं, एक का नाम है साइटॉन जिसको सेल बॉडी कहा गया, डेंड्राइट्स, और तीसरा है जिसका नाम है एक्सॉन। ठीक है, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3 पार्ट हैं, तीनों इधर लिखे हुए हैं, साइटॉन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ाता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आए। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ। साइटॉन क्या है, इट इज़ ए लार्ज सेंटर न्यूक्लियस, इनमें एक बड़ा सा इसमें एक बड़ा सा लार्ज यानी बड़ा सा सेंट्रल सा न्यूक्लियस पाया जाता है। बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो साइटॉन में होता है बीच में, और उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और इससे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकले होते हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है ना। ये देखो लिखा भी है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये डेंड्राइट्स, अब डेंड्राइट्स के बारे में अगर पढ़ें तो डेंड्राइट्स क्या कहा गया कि डेंड्राइट जो है वो शार्ट ब्रांच के होते हैं फाइबर न्यूरॉन के, जो कि नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। जो इम्पल्स है, यानी बाहर का जो कोई आपको टच कर रहा है, या कोई आपको मार रहा है, या आप किसी ठंडी चीज़ पे आपका हाथ पड़ गया है, या आप कोई हॉट चीज़ पे आपका हाथ पड़ गया, तो वो प्रेशर हुआ, कोल्ड हुआ, हीट हुआ, इन सब को रिसीव करने का, दीज आर द स्टिमुलस। या आपको कहीं पिन प्रिक हो गया, तो इन सब इम्पल्सेस को, इन सब इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है कौन, डेंड्राइट्स, और उसको साइटॉन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, आगे की तरफ देखें। एक्सॉन, एक्सॉन देखिए, एक्सॉन एक सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर है जो कि एक्सटेंड करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, ताकि वो ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे की तरफ हम देखते हैं, अभी समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये नर्व सेल है ना, ये नर्व सेल है। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये देखिए लिखा डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये डेंड्राइट्स देखिए, ये छोटे छोटे फाइबर के स्ट्रक्चर हैं, आपको दिखाया गया। सेल बॉडी आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा पोर्शन जिसके बीच में एक न्यूक्लियस रखा हुआ है, और ये जो पूरा एरिया है एक्सॉन वाला, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा एरिया ये एक्सॉन का कहलाता है। ठीक है, और ये एक्सॉन की एंडिंग है, आखिरी वाली। अब देखिए पहले सुनिए क्या है इसमें। फंक्शन ऑफ द नर्व सेल की बात की गई, तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल ऑल द बॉडी एक्टिविटीज़, जितनी बॉडी कैविटीज़ है उसको कंट्रोल करता है। दूसरी ये, कोई भी जो बॉडी फंक्शन होता है तो 2 बॉडी फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट कराता है, कोऑर्डिनेशन करता है। जो डेंड्राइट्स है वो नर्व इम्पल्स को कैरी करती हैं कहाँ तक, साइटॉन पे, और साइटॉन उसको एक्सॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है, और वो जो एक्सॉन होता है वो उसी इम्पल्स को दूसरे नर्व सेल के साइटॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, जहाँ पे ट्रांसफ़र करता है उस एरिया को बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, अब सिनेप्स क्या है, सिनेप्स का मतलब होता है इट इज़ द जंक्शन। मैं इसको थोड़ा सा वाइट करता हूँ इस बार, है ना, वाइट करता हूँ थोड़ा सा, आप देखिए ज़रा। यहाँ कहा गया सिनेप्स क्या है, अगर सिनेप को देखें तो इट इज़ अ जंक्शन। ये क्या है, एक जंक्शन है या एक रीजन है जहाँ पे एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से फ्यूज करता है और इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा
कि क्या करता है क्या नहीं करता है। ओके, तो ये सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलते हैं। मैंने उसको आगे थोड़ा सा दिखाया है। ओके, अब देखिए ज़रा यहाँ पे क्या लिखा है, माइलिन शीट। देखिए यहाँ पे लिखा है माइलिन शीट, और ये आपका है श्वान सेल, ये इसी को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। तो श्वान सेल एंड नोड ऑफ रैनवियर, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट। माइलिन शीट इज़ अ फैट टिश्यूज विच कवर द एक्सान। ठीक है, इस माइलिन शीट की वजह से जो इम्पल्स का ट्रांसफ़र है वो बहुत ही फास्ट होता है। श्वान सेल्स नर्व नोड ऑफ रैनवियर, ये बाद में बताएंगे, ये टिश्यू अभी पढ़ रहे थे आप, इसकी सेल्स होती हैं। ठीक है, जो न्यूरोल्यूमा आगे चल के बनाती हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक्सॉन है ना, एक्सॉन और डेंड्राइट्स में फ़र्क देखिए। लिखा है एक्सान जो है वो ऑलवेज सिंगल इन नंबर होता है। ठीक है, लेकिन डेंड्राइट्स की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। आगे लिखा है कि जो एक्सान है वो लंबा होता है और ब्रांच हो सकता है, हो भी नहीं सकता। डेंड्राइट जो है वो हमेशा ब्रांच होता है और इसकी साइज जो है वो छोटी होती है। एक्सान जो है वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है साइटॉन से, और ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है साइटॉन की तरफ। ठीक है, यानी साइटॉन की तरफ कंडक्ट करता है। अब आते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या है, नर्व इम्पल्स एक इन्फॉर्मेशन है जो केमिकल या इलेक्ट्रिकल के रूप में रहती है, सिग्नल के रूप में रहती है और न्यूरॉन को पास होती है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे सिनेप्स आपको दिखाया गया, मैं सिनेप्स दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा नाराज़ ना हो, है ना। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक साइटॉन है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक साइटॉन है, ये एक साइटॉन है, और ये देखिए ये डेंड्राइट है ना, ये डेंड्राइट है ना, ये एक डेंड्राइट है। ये नर्व सेल 1 है और ये नर्व सेल 2 है ना। तो पहली और जो दूसरी के बीच में देखिए यहाँ पे सिनेप्स है ना, क्या है, यहाँ पे सिनेप्स है। अब यहाँ पे देखिए जो सिनेप्स हो रहा है इसमें इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। क्लियर हो गया। तो ये इतने प्रकार की टिश्यूज़ थी जो आपके चैप्टर्स में थी। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को देखिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, मैं कामना करता हूँ कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बड़ा सा लाइक लिख दे रहा हूँ, लाइक, फिर है सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, है ना। तो ये काम कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो इससे फ़ायदा मिले। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।